अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, हम पहुंचे थे चैप्टर नंबर 10 पे, जो कि अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से रिलेटेड था, जिसके हमने लास्ट क्लास के एंड तक 7 क्वेश्चन कर लिए थे। इसके रिमेनिंग 3 क्वेश्चन रहते थे जो कि हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो पेज नंबर ओपन होना चाहिए आपके पास 277। जब भी आप ये वीडियो सुन रहे हो, आपके पास जब भी हम न्यूमेरिकल करें तो बुक लाजमी ओपन हो, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिख सकता। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने वाला हूँ तो एक तो जगह कम पड़ जाती है, दूसरा जो है टाइम भी स्पेंड होगा, तो ज़्यादा जो हम सिलेबस भी नहीं कवर कर पाएंगे। इसलिए जब भी हम न्यूमेरिकल कर रहे हों, सबसे पहली ज़रूरी चीज़ जो है बुक आपके पास ओपन होनी चाहिए। तो बुक का पेज नंबर 277, क्वेश्चन नंबर 8। दी हेज कॉर्पोरेशन मैन्युफैक्चर्स ओनली वन प्रोडक्ट। कहते हैं हर हेज कॉर्पोरेशन जो है वो एक प्रोडक्ट बना रही है। प्रोडक्ट का नाम है प्लैंक्स। द सिंगल रॉ मटेरियल यूज इन मेकिंग प्लैंक्स इज इन द डिन। फॉर ईच प्लैंक मैन्युफैक्चर 12 डिन्स आर रिक्वायर्ड। कहता है जो प्लैंक्स जो प्रोडक्ट बन रही है उसमें 12 डिन, एक प्रोडक्ट में 12 डिन यूज हो रहे हैं। Assume that company manufacture 1,50,000। Assume करें कि वो एक साल में 1,50,000 बनाती है, तो हमें कितने दिन रिक्वायर होंगे? टोटल रिक्वायरमेंट आपको पता है कि एक को बनाने में 12 दिन लगते हैं, जबकि टोटल जो है वो 1,50,000 आपने बनाने। इसका मतलब है आपको कितने दिन की जरूरत है? आई थिंक 12 मल्टीप्लाई बाय 15, 18 लाख। 12 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, 18 लाख। आपको 18 लाख दिन की जो है ये रिक्वायरमेंट है। ये होगी टोटल रिक्वायरमेंट जो हमें पता होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन में मैं क्या कह रहा है? The demand the plant is perfectly steady throughout the year। प्लांट जो उसकी डिमांड है वो कितनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। It cost 200 each time didn't are ordered। एक ऑर्डर करने में मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक ऑर्डर करने में आपको $200 पे करने पड़ते हैं। मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट जो है वो 200 है। द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इज 4 सेंट पर मंथ। और उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग की कॉस्ट यानी कैरी करने की कॉस्ट जो कि है 0.4 सेंट मीन 0.04। 4 सेंट से ज़्यादा 4 पैसा। $1 में 100 सेंट होते हैं, इसका मतलब है 4 सेंट 4 डिवाइड बाय 100 करेंगे 0.04 जो है वो आंसर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हमें कहता है डिटरमिन द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ऑफ डेज। लास्ट क्लास में हमने EOQ का फार्मूला पढ़ा था। EOQ कैलकुलेट करना है, इसका फार्मूला था √2 ऑर्डरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय कैरिंग कॉस्ट। ये हमने आपको लास्ट क्लास में फार्मूला बताया। ए रिक्वायरमेंट है EOQ फाइंड करना। अब आपको पता है ऑर्डरिंग पर ऑर्डर कॉस्ट है 200। टोटल रिक्वायरमेंट हमने निकाली हुई है 18 लाख और कैरिंग कॉस्ट जो है वो 0.04। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 2 मल्टीप्लाई बाय 200 मल्टीप्लाई बाय 18 लाख। तो ये 7270 1 2 3 4 5 6 तो 7 करोड़ 20 लाख जो है ये वैल्यू करेंगे डिवाइड बाय 0.04। अब आप इसको डिवाइड कर लेंगे 0.04 के साथ, आंसर आएगा EOQ इज इक्वल टू √18 ये वैल्यू आएगी। इसका अब आप अंडर रूट ले लेंगे, तो अंडर रूट 18 1 2 3 1 2 3 तो
तो हमारे पास जो है वो वैल्यू क्या बनी, 18,000,000 एंड 0,000, वैल्यू बनी 134,164.07। तो अगर हमारी कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं है तो हमारा आंसर जो है ये बनेगा। सॉरी, एक चीज हमारी गलत होगी कि हमने ऑर्डरिंग कैरिंग कॉस्ट मैंने नीचे वाले क्वेश्चन की लिख ली है। नीचे वाले क्वेश्चन की 4 सेट थी, हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं, उसकी 8 कैरिंग कॉस्ट है। कैरिंग कॉस्ट है 8, कैरिंग कॉस्ट है 8। गलती से क्वेश्चन करते करते मैंने वो कॉस्ट उठा ली है जो नीचे वाले क्वेश्चन की थी। 7 to समटाइम रिकॉर्डिंग में, क्योंकि मैं अकेला यहाँ पे ऑपरेट कर रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं बैठे, तो बुक की तरफ देखना होता है, गाइड बोर्ड की तरफ भी देखना होता है, तो इस तरह की एरर और मिस्टेक हो सकती है। 3 7 डिवाइड बाई 8, ये बनेगा 9,123 जो है 90 लाख रुपया बनेगा। अब आप इसका अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 9 1 2 3 4 5 6 7, ये 9,486 पॉइंट समथिंग बनेगा। इसको हमेशा जो है क्वांटिटी जो है वो कभी भी पॉइंट्स में नहीं होती, इसलिए हम इसको राउंड कर लेंगे 9487। तो हमारे पास जो है EOQ हमारे पास जो फाइंड हुआ दैट इज 9487। CC कैरिंग कॉस्ट जो है वो गलती से नीचे वाले क्वेश्चन में लिखी गई थी, क्योंकि 8 9 10 बिल्कुल कंजस्टेड से बने हुए क्वेश्चन, तो मैंने जब पढ़ रहा था तो गलती से नीचे वाले क्वेश्चन की लाइन पड़ी गई, कैरिंग कॉस्ट 0.04 रख दिया, जबकि कैरिंग कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 8 में जो है वो 8 है। आगे कहता है व्हाट द टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट फॉर हेज, बताएं। EOQ तो फाइंड हो गया, लेकिन बी ऑप्शन में कहता है टोटल कॉस्ट बताएं। टोटल कॉस्ट जो है वो दो चीज़ों का मजमूआ होती है। नंबर पहली जो है वो कैरिंग कॉस्ट होती है, और नंबर 2 जो है वो ऑर्डरिंग कॉस्ट होती है। फिर हम इन दोनों को जमा करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट जो है वो आंसर आता है। कैरिंग कॉस्ट को हमने कैलकुलेट किया, जो कैरिंग कॉस्ट पहले ऑर्डर की थी, मल्टीप्लाई बाय जो हमारी रिक्वायरमेंट है। EOQ भी हम इसको लिख सकते हैं, अभी हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो हम इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो खरीदना चाहते हैं, डिवाइड बाय 2। जबकि इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है, जो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आई है, मल्टीप्लाई बाय EOQ जो हमने क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, डिवाइड बाय टोटल रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे पास टोटल रिक्वायरमेंट है जो कि 18 लाख है। तो इस तरह से हम इसकी कैरिंग कॉस्ट और जो है ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। जब हम कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास जो है टोटल कॉस्ट जो है आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास जो है हम कैरिंग कॉस्ट पहले कैलकुलेट करेंगे। CC कैरिंग कॉस्ट है वो 8 है। EOQ की जो क्वांटिटी है दैट इज 9487 डिवाइड बाय 2। तो ये होगी कैरिंग कॉस्ट, जबकि ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगी प्लस OC 200, EOQ है 9487 डिवाइड बाय टोटल रिक्वायरमेंट हमारे पास कितनी थी 18,550 लिखा गया TR/EOQ। टोटल रिक्वायरमेंट थी 18 लाख की और EOQ है 9487। तो ये हमारे पास जो है कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट आ गई। अब हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हमारे पास है 9487 डिवाइड बाय 2 और फिर मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो 37948 ये हमारे पास आ गई कैरिंग कॉस्ट। अब आते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट की तरफ, दैट इज 18 लाख डिवाइड बाय 9487 मल्टीप्लाई बाय 200। तो ये तकरीबन बन गई 37,946.67। इसमें हम प्लस करेंगे 37948, हमारे पास आंसर आ गया 75,894.66। तो ये हमारी जो है ये टोटली कॉस्ट जो है ये कहलाएगा। EOQ और टोटल कॉस्ट जो है ये हमने फाइंड कर ली 75,895, इसको नोट करके हम लिख सकते हैं। आगे कहते हैं हाउ मेनी टाइम्स पर ईयर वुड इन्वेंट्री बी ऑर्डर।
सी ऑप्शन में हमसे एक और बात पूछ रहा है, हाउ मैनी टाइम इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर, कितने टाइम जो है वो ऑर्डर को जो है इन्वेंट्री को पूरा करने के लिए ऑर्डर दिया जाएगा। अब हमारी रिक्वायरमेंट ये है, एक रिक्वायरमेंट में हम इतने ऑर्डर इतना जो है मंगवा सकते हैं। इसका मतलब है हाउ मैनी टाइम इन्वेंट्री टू बी ऑर्डर, कितना टाइम जो है इन्वेंट्री ऑर्डर करेगी, टाइम्स ऑफ इन्वेंट्री ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय EOQ। इतने टाइम जो है आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, यानी आपकी टोटल रिक्वायरमेंट क्या है 18 लाख, डिवाइड बाय इसको कर देंगे EOQ पे, फिर हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितनी वैल्यू जो है कितनी दफा हमें ऑर्डर बुक करना पड़ेगा। आपने टोटल 18 लाख यूनिट मंगवाने हैं, एक ऑर्डर में हम सिर्फ 9487 सिर्फ इतने यूनिट मंगवा सकते हैं। तो इसका मतलब है टोटल हमें कितनी दफा ऑर्डर देना पड़ेगा, तो दैट इज 1800 डिवाइडेड बाय 9487, राउंड अबाउट 189.7 बनता है। इसको हम राउंड करके 190, तो हमें 190 टाइम्स जो है वो ऑर्डर मंगवाएंगे, तो हमारी जो है पूरे साल के अंदर हमारा ऑर्डर जो है वो पूरा होगा। तो ये थी रिक्वायरमेंट हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की। इसमें सबसे पहले उसने EOQ फाइंड करने के लिए कहा, फिर उसने टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोला, फिर उसने पूछा आपसे कि कितनी दफ़ा आप ऑर्डर करें कि आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। रिक्वायरमेंट थी 18 लाख की, एक ऑर्डर में हम इतने मंगवाते हैं, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हम 190 दफ़ा ऑर्डर मंगवाएंगे, हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ये बात आई थिंक नोट कर लिया होगा और आपकी समझ में आ गई होगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। अब डील करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। सेम आपके पास बुक का पेज नंबर 277 जो है वो ओपन होना चाहिए। उसमें मैं कहता है अ फर्म दैट सेल्स 5000 बिलीवेट्स पर मंथ, तो ब्लाइवेट्स एक प्रोडक्ट नेम है, इज ट्राइंग टू डिटरमिन हाउ मेनी ब्लाइवेट्स टू कीप इन इन्वेंट्री। बताएं कितने इन्वेंट्री में रखे। 5000 जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट होगी। टोटल रिक्वायरमेंट है इसमें 1,80,000 की, इसमें टोटल रिक्वायरमेंट आपके पास है 5,000, क्योंकि एक महीने में 5,000 सेल करता है। इसका मतलब है एक महीने में इसकी टोटल रिक्वायरमेंट 5,000 है। The financial manager has determined that it costs 200 to place one order। एक ऑर्डर पे उसी तरह ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है उसकी वो 200 है। उसके बाद उसने कहा है the cost of holding inventory is 4 cent। उसकी जो कैरिंग कॉस्ट है, होल्डिंग करने की जो कॉस्ट है that is 4 cent। 4 cent मीन 0.04, जो हमने इस क्वेश्चन का डाटा पहले क्वेश्चन नंबर 8 में लिख लिया था। A 5-day lead time is required to delivery of goods order। This is lead time is known with certainty। Develop the algebraic expression for determine the total cost of holding and ordering inventory। कहता है होल्डिंग और ऑर्डरिंग इन्वेंट्री की सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना दें। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने बनाई थी कि जब भी आपने टोटल कॉस्ट निकालनी होती है, जब भी आप टोटल कॉस्ट निकालते हैं वो दो चीज़ों का मजमूआ होती है। नंबर 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर 2 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला आपको बताया था, पर ऑर्डर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय टोटल रिक्वायरमेंट डिवाइड बाय क्वांटिटी रिक्वायर्ड। एक में जितनी क्वांटिटी मंगवाते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं क्वांटिटी ऑफ वन ऑर्डर। एक ऑर्डर में आप जितनी जो है क्वांटिटी मंगवा रहे हैं। उसके बाद जब आप टोटल कैरिंग कॉस्ट करेंगे तो आप लिखेंगे पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय उसी तरह क्वांटिटी इन वन ऑर्डर, जिसको हम EOQ भी नॉर्मली हम रख सकते हैं, डिवाइड बाय
2 अगर हम EOQ को फॉलो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसका जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है। अगर हम इस क्वेश्चन का डाटा इसमें पुट करें तो टोटल कॉस्ट कुछ इस तरह से बनेगी। पर यूनिट ऑर्डर कॉस्ट 200 है, टोटल रिक्वायरमेंट हमारे पास 5000 है, लेकिन इस क्वांटिटी का हमें नहीं पता कितनी उसने EOQ ना हमने फाइंड किया और ना ही उसने कुछ बताया भी इतनी क्वांटिटी एक ऑर्डर में भेजनी है। तो कैरिंग कॉस्ट हमारे पास 0.04 है, इसमें भी हमें Q का नहीं पता, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद हमें कहता है ये हमारी इक्वेशन बन गई। सेकंड ये था ए पार्ट जिसमें उसने कहा सिर्फ इक्वेशन बना दी, ये नहीं कहा कि आप टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाएं, क्योंकि उसने क्वांटिटी नहीं दी। अगर क्वांटिटी दे देता तो हम टोटल कॉस्ट निकाल सकते थे, क्योंकि हम टोटल कॉस्ट अब निकाल नहीं सकते, हमने सिर्फ इक्वेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं। सेकंड कहता है प्लॉट द टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑन द ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट द साइज और ऑर्डर, द वर्टिकल रिप्रेजेंट द कॉस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने जो है उसके ग्राफ के ऑर्डर शो करनी है, साइज ऑफ द ऑर्डर, और दूसरे में आपने उसकी कॉस्ट शो करनी है। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ एक वैल्यू ज्यूम करनी पड़ेगी। ग्राफ बनाने के लिए हमने टोटल कॉस्ट का, ऑर्डरिंग कॉस्ट का और कैरिंग कॉस्ट का ग्राफ बनाना है। जब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि क्यों नहीं है, जब हम कैरिंग कॉस्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि क्यों नहीं है, तो जब हम टोटल कॉस्ट निकाल नहीं सकते क्योंकि हम ये दो नहीं निकाल सकते, हम कैसे ग्राफ बना सकते हैं? तो ग्राफ बनाने से पहले हम कुछ वैल्यूज अपने पास से, क्यू की वैल्यू कुछ भी अपने पास से जो है वो अज्यूम कर लेंगे। लेट्स से मैं पहले में अज्यूम कर लेता हूँ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000। हम 9 वैल्यू लेके जो है ना इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि ग्राफ जो है जितनी मैक्सिमम वैल्यू से ग्राफ बनाएंगे उतना जो है वो बेहतर ग्राफ बनेगा। तो हम ये वैल्यू ले लेते हैं, चलिए हम 8 वैल्यू लेके सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद ज़्यादा नीचे हो गया तो हम 8 वैल्यू लेके सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद हमें कहता है हमें ये क्यू मिल गया। अब हम ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो निकाल सकते हैं। अब हम कैरिंग कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम टोटल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। पहली दफा हम ऑर्डरिंग कॉस्ट जब निकालेंगे उसका फॉर्मूला लिखेंगे 205,000 डिवाइड बाय 1000, ये वैल्यू लिख लेंगे, जिससे ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा 1000। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट पहले केस में पड़ी 1000। कैरिंग कॉस्ट कितनी बनेगी? वो बनेगी 0.04, क्यू हमने अभी रखा है 1000 डिवाइड बाय 2, तो ये बन जाएगा 500। 500 को जब 0.04 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 500 0 5 20, तो कैरिंग कॉस्ट आएगी 20, और इन दोनों का मजमूआ जो है वो टोटल का 1020। उसके बाद 200, 5000 डिवाइड बाय 2000, ये कट जाएगा, ये इससे कटेगा 100, इसका मतलब ये 500 आ जाएगा। ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई 500। कैरिंग कॉस्ट भी उसी तरह 0.04 यहाँ पे रखेंगे 1000 की बजाय, अब 2000 डिवाइड बाय 2, तो ये कटेगा 1000 और इसका 100 आएगा 10, 40, तो आंसर आएगा 40, इसका मतलब है 540। तो इस तरह हमारे पास क्यू सिर्फ मालूम होने से, जो हमने पहले अज्यूम कर लिया है, उससे हमारी चीज़ें जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगी। फिर उसी तरह हम लेंगे 200, 5000, लेकिन अब 5 डिवाइड करेंगे 3000 के साथ, 1 2 3 1 2 3। अब जरा प्रॉब्लम करेगा, डिवाइड बाय 3000 मल्टीप्लाई बाय 200, 333 या 3 है, इसको मैं 333 ही लिखते हैं। इसी तरह 0.04, अब 3000 हो गया, 3000 डिवाइड बाय 2 तो दे देगा 1500, 1500 मल्टीप्लाई बाय 0.04, तो आंसर आएगा 60। ये 333 है तो 393, तकरीबन ये है, ये इसकी टोटल कॉस्ट जो है वो बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास है 4000 यूनिट, 200, 5000,
डिवाइड बाई 4000 आ जाएगा। 1 2 3 1 2 3 4 5 बार 20 0 5 5 बार 25 250 का ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 0.04 4000 डिवाइड बाई 2 तो आंसर निकलेगा 2000 जब इसको 100 × 20 4 बार 80 तो आंसर आ जाएगा 80। तो 2050 में 80 जमा करें तो 250 में 80 जमा करें तो 330 रुपये। आगे इसी तरह 200 5000 डिवाइड बाई 5000 आंसर आ जाएगा 200। 0.04 5000 डिवाइड बाई 2 तो ये आंसर आएगा 2500। 2500 को मल्टीप्लाई करके देखें 0.04 के साथ तो आंसर आएगा 100 रुपया। 200 वो तो 100 ये टोटल मिला के 300 कास्ट हो जाती है। उसके बाद 200 6000 डिवाइड बाई 5000 5000 डिवाइड बाई 6000 ये आप कितना आएगा 5000 तकसीम 6000 मल्टीप्लाई बाई 200 तो 1667 इसको पॉइंट में आया। मैं इसको डाउन करके लिखा 0.04 6000 तकसीम 2 तो ये बनेगा 3000 का जब 100 काट देंगे तो 3 100 कट गया 30 4 बार 120 120 और 167 287 ये कास्ट बन जाएगी। इसी तरह 5000 डिवाइड बाई 7000 तो 5000 तकसीम 7000 मल्टीप्लाई बाई 200 ये कॉस्ट बनी 142 या 8 5 में 143 इसको लिखना। आगे बना 0.04 7000 तकसीम 2 7000 तकसीम 2 3500 मल्टीप्लाई बाई 0.04 ये बनी 140 और 143 टोटल में आके 283 बन गई। आगे 8000 की वैल्यू आ गई 2000 5000 तकसीम 8000 5000 तकसीम 8000 5000 तकसीम 8000 मल्टीप्लाई बाई 200 ये बन गई 125 रुपये। इसी तरह जो है अगली जो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.04 8000 डिवाइड बाई 2 4000 बचेगा मल्टीप्लाई बाई 0.04 तो 160 रुपये प्लस 125 इसमें ऐड कर लें तो 285 रुपये से आ गई। तो यहाँ तक जो है हमने डाटा जो है वो लिख लिया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हो गए हमने एक टेबल डेवलप कर लिया। अब हम बात करते हैं आगे जो हमसे एग्जैक्ट जो चीज़ मांगी गई है दैट इज ग्राफ। ये ग्राफ हमसे मांग रहे हैं जिसके लिए हम सारी बातें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। बी ऑप्शन उसने कहा था कि आपने करना क्या है ग्राफ बनाते हुए प्लॉट द टोटल होल्डिंग कॉस्ट एंड द टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट ऑन द ग्राफ वेयर द हॉरिजॉन्टल एक्सिस रिप्रेजेंट साइज ऑफ ऑर्डर। हॉरिजॉन्टल ये होता है हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे कहता है यहाँ पे साइज ऑफ ऑर्डर आना चाहिए और वर्टिकल एक्सेल पे क्या आना चाहिए एंड द वर्टिकल एक्सिस रिप्रेजेंट द कॉस्ट। और ये जो वर्टिकल एक्सेल है यहाँ पे कॉस्ट आना चाहिए। साइज ऑफ ऑर्डर हमारे पास ये है, पहले हमने 1000 का साइज लिया, फिर 2000 का, फिर 3000, फिर 4000, फिर 5000, फिर 6000, फिर 7000 और फिर 8000। ये हमने ऑर्डर का साइज लिया। जबकि कॉस्ट हमारे पास है मैक्सिमम 1000 तक है, मिनिमम 285 है। तो हम कुछ भी डिफरेंस जो है कोई भी स्केल यहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी स्केल जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1000 यानी 1020 निकली है, तो हम 200 का डिफरेंस जो है वो ले लेते हैं। 200 का डिफरेंस थोड़ा सा कम होगा
हम ज़रा यहाँ पे ये रेज करके थोड़ा सा टेबल बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो है अच्छी तरीके से प्रेजेंट हो जाए। ये वैसे भी पहले पार्ट का क्वेश्चन था। हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं, लेट्स से 1020 तक हमने जाना है, तो अगर हम यहाँ पे 50 वैल्यू लेते हैं, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 150। तो मैक्सिमम हमें 120 तक चाहिए, 150 तक हमें रिक्वायर कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं टोटल कास्ट के हवाले से। टोटल कास्ट सबसे पहले 1020 आई थी, ये 1000 है, ये जब 1000 यूनिट थे तो ये 1020 आई थी, तकरीबन यहाँ पे पॉइंट कर दिया। दूसरे में 540 रह गए, ये 500 है और तकरीबन यहाँ पे 540 रहेगा, तकरीबन ये रह गए। उसके बाद 393 तकरीबन यहाँ पे, उसके बाद 330 तकरीबन यहाँ पे, उसके बाद 300, तकरीबन यहाँ पे, उसके बाद 287 तकरीबन यहाँ पे आएगी, उसके बाद है 283 तकरीबन थोड़ा सा नीचे अगर हम इसको कर लें तो तकरीबन यहाँ पे 283 आ जाएगी। उसके बाद 8000, ये लाइनें जो है ये जरूरी नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको दिखाने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। 8000 का 285, तो ये फिर बढ़ के 283 से ऊपर थोड़ा सा 285 पे चले। इसका मतलब है ये कॉस्ट कुछ ऐसे ही है। इसको हम कहेंगे टोटल कॉस्ट। उसके बाद उसने कहा है ऑर्डरिंग कॉस्ट का बनाएं। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है 1000 है पहले, तो सबसे पहले हम 1000 पे जो वैल्यू थी वो 1000 ही थी। उसके बाद जब 2000 हो गए तो 500 रह गया, उसके बाद 396 रह गया, 333 3000 पर, 3000 पर 333 तकरीबन निकल गया। उसके बाद 250 रह गया जब 4000 यूनिट थे, तकरीबन ये आ गया। और जब 5000 थे तो 200, जब 5000 थे तो 200 वैल्यू ये है। उसके बाद जब 6000 से तो 167 तकरीबन यहाँ पे बनेगा। जब 7000 थे तो 143, वो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। जब 8000 से तो 125, 8000 से तो 100 और तकरीबन 125 यहाँ पे आएगा। तो आपकी ये कॉस्ट कुछ ऐसी आएगी। ये हो गया ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो भी रिड्यूस होती हुई नीचे आएगी। उसके बाद है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जो है वो जब 1000 यूनिट थे तो 20 थी, सिर्फ 1000 यूनिट थे तो सिर्फ 20 थी, ये थी। जब 2000 यूनिट किए तो 40 हो गई, तकरीबन बढ़कर इधर आ गई। जब 3000 यूनिट थे तो 60 हो गई, 50 तकरीबन इधर था तो ये इधर 60 हो गई। जब 4000 थे तो 80 हो गई, 4000 से तकरीबन यहाँ पे 80 हो गई।
जब 5000 यूनिट थे तो 100 हो गई, तकरीबन यहाँ पे आ गई। जब 6000 यूनिट हो गए तो 167 हो गई, 120 हो गई, तकरीबन 120 यहाँ पे बनेगा। और जब 7000 यूनिट थी तो हो गई 143, तो तकरीबन यहाँ पे बनेगा। और जब 8000 यूनिट थी तो वो हो गई 160। तो ये तकरीबन ऐसे इंक्रीज हुए। तो यहाँ पे ये करता है तकरीबन जो है 6000 से यूनिट पे ज़्यादा और 7000 यूनिट के दरमियान, यानी तकरीबन इसकी जो है EOQ जो है वो तकरीबन इसके 7000 यूनिट जो है वो इसके EOQ में आएंगे। तो सी ऑप्शन में उसने यही कहा है, सी ऑप्शन में कहता है डिटरमिन द EOQ फ्रॉम द ग्राफ। तो ग्राफ से आप EOQ फाइंड करें, तो ग्राफ के मुताबिक जो है वो इसका EOQ बनता है तकरीबन 7000 से आगे यूनिट बनेंगे। ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा, जहाँ पे ये डिडक्ट कटेगा दैट इज कॉल्ड EOQ यूनिट्स, वो 7000 के करीब ऊपर नीचे थोड़ा सा करेंगे। तो इस तरह हम ग्राफ से EOQ भी फाइंड कर सकते हैं। इस वैल्यू से हमने वो ग्राफ ड्राइव किया, जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर हो जाए दैट पॉइंट इज कॉल्ड EOQ पॉइंट, और वो जहाँ पे कट रहा है वो पॉइंट EOQ पॉइंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें 3 चीजें मांगी थी, टोटल कॉस्ट की इक्वेशन, फिर हम इससे ग्राफ और ग्राफ को देखकर हमने EOQ निकाला। अब हम इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कहता है पेज नंबर 277 ओपन होना चाहिए सेम, और हमसे रिक्वायरमेंट है कॉमन सेंस इन कैलकुलेशन मेक वेरियस सेंस फॉर द यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट्स ऑल्दो द कंपनी डज नॉट मेंटेन अ सेफ्टी स्टॉक, इट हैज अ पॉलिसी ऑफ मेंटेन लीन इन्वेंटरीज। वो सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता, वो लीन प्रोडक्शन होती है कि जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी आगे जो है वो सेल होती जाएगी, जैसे ही आपकी इन्वेंटरी थोड़ा सा कम शो करेगी आपका ऑटोमेटिकली ऑर्डर जो है आगे पुट हो जाएगा। वो सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता, वो लीन जो है इन्वेंटरी सिस्टम रखता है। विद द रिजल्ट दैट कस्टमर समटाइम मस्ट बी टर्न्ड अवे इन एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन द कंपनी हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ बीइंग आउट ऑफ स्टॉक एसोसिएटेड विद वेरियस लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक। वो कहता है उसकी वजह से जब उसने लीन इन्वेंटरी रखी समटाइम चीज़ें नहीं भी होती थी तो कस्टमर जो है वो चला जाता था। तो ये खत्म करने के लिए वो कहता है कि मैं सेफ्टी स्टॉक की तरफ आना चाहता हूँ। तो उसने कुछ कॉस्ट आपको दी हुई है जिसका आप एनालिसिस करेंगे। उसने पेज नंबर 278 के स्टार्ट पे कुछ उसने बताया कि प्रेजेंट सेफ्टी स्टॉक लेवल 5000 था। फिर आपने उसको डिफरेंट सिचुएशन दी है कि अगर वो स्टॉक 5000 से 7500 हो जाए, अगले लेवल पे 10000 कर दें, अगले लेवल पे 1200 कर दें, अगले लेवल 15000, 7500। तो पहले लेवल पे जो एक एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक आउट्स की आती थी वो 26000 आती थी, दूसरे में 14000, तीसरे में 7000, तीसरे चौथे में 3000, 1000 और 0। कैरी कॉस्ट उसमें 0.05 पर गैलन है। व्हाट इज द बेस्ट लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक, ये बताएं कौन सा बेस्ट लेवल है, क्या वो 5000 मेंटेन करे या 17500 मेंटेन करें या दरमियान में से कोई स्टॉक मेंटेन करें। तो हम इसमें कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस करेंगे। कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस, जहाँ तक हमें बेनिफिट मिलता आएगा वहाँ तक हम इन्वेंट्री को जो है रिकॉर्ड करेंगे, जहाँ पे हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी बेनिफिट कम हो जाएंगे वहाँ पे हम सेफ्टी स्टॉक रखना छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास कितना लेवल ऑफ स्टॉक उसने बताया है। लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक जो उसने बताए हैं वो कुछ यूँ है। लेवल ऑफ सेफ्टी स्टॉक्स उसने कहा है पहले वो जो करंट लेवल पे जो डील कर रहा था प्रेजेंट सेफ्टी स्टॉक लेवल था, प्रेजेंट लेवल वो था कि वो 5000 जो है वो मेंटेन करता है। उसके बाद लेवल 1 पे उसको कहा गया है कि वो 7500 जो है वो दे। लेवल 2 पे 10000, लेवल 3 पे 12500, लेवल 4 पे 15000, लेवल 5 पे 17500। अब हमसे ये पूछा गया कौन सा सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करें, 5000 वाला, 10 वाला, 10,000 वाला, 100। जबकि
एनुअल कॉस्ट ऑफ स्टॉक, इन पे जो एनुअल कॉस्ट हमें आ रही है वो कुछ नहीं है। एनुअल कॉस्ट है 26, 14, 7, 3, 1, 0, ये उस पर हमें जो है वो एनुअल कॉस्ट आ रही है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ज़ाहिर है पहले हम स्टॉक नहीं रखते थे। दो तरह की कॉस्ट होती है, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, एक कैरिंग कॉस्ट। जब हम ज़्यादा स्टॉक, पहले हम सेफ्टी स्टॉक नहीं रख रहे थे पास कि हमें कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, गोदाम लेना पड़ेगा, सारे मामला करने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, हम लीन प्रोडक्शन करते हैं। लीन प्रोडक्शन क्या होती है, जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री होती है। जैसी आपको जरूरत पड़ती है आपको आगे चला जाता है, चीज़ें आ जाती हैं, बेच देते हैं। लेकिन समटाइम डिले भी तो हो सकता है, तो लीन इन्वेंट्री सिस्टम में कुछ का मामला डिले में लग गए, कस्टमर जाने लग गए। तो आपने देखा कि यार अगर लीन इन्वेंट्री से हमारे कस्टमर जा रहे हैं तो हम लीन इन्वेंट्री को छोड़ते हैं, हम स्टॉक टेकिंग करना शुरू कर देते हैं। अब जब स्टॉक टेकिंग करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ कैरिंग कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, तो आपको कुछ कॉस्ट बढ़ जाएगी, उसके बदले में कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। तो आपने उस फायदे और कॉस्ट का जो एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले जो आपको कॉस्ट पड़ेगी दैट इज कॉल्ड कैरिंग कॉस्ट, एडिशनल कैरिंग कॉस्ट, एक्स्ट्रा कैरिंग कॉस्ट जो आपको पड़ेगी। पहले तो आप इन्वेंट्री खुद यूज कर रहे हैं, वो तो कोई हम उसको कैरिंग कॉस्ट नहीं लिखते क्योंकि वो तो हमारी पहले से इन्वेंट्री थी। अब दूसरे हमने 5000 की बजाय 7500 इन्वेंट्री रखी, तो कैरिंग कॉस्ट का फार्मूला है कि जितनी आपने इन्वेंट्री ली मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कैरिंग कॉस्ट, जो कि है 0.65 0.65। तो आपके पास कैरिंग कॉस्ट का आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में 7500 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो 4875 रुपये आपको जो है वो पहले कैरिंग कॉस्ट मिलेगी। तो पहली कैरिंग कॉस्ट बनी 4875 रुपये। अगर हम इसकी कैरिंग कॉस्ट देखें 5000 वाले, 5000 ज़रब 0.65, हम ये भी देख लेते हैं पहले हमारे पास क्या कैरिंग कॉस्ट है। तो 5000 ज़रब 0.65, 5000 मल्टीप्लाई बाय 0.65, तो पहले हमारी कैरिंग कॉस्ट थी 3250 रुपये। पहली कैरिंग कॉस्ट ये थी, अब इंक्रीज होकर ये हो गई। अब उससे आगे हम देखेंगे क्या बनता है। 7500 की बजाय अगर हमारे यूनिट 10000 हमें सेफ्टी स्टॉक में रखने पड़ जाए तो 0.65 के मुताबिक हमें 6500 कैरिंग कॉस्ट बनेगी। मैं अब ये वैल्यू नहीं लिख रहा, सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। जबकि अगर आप तीसरी सिचुएशन के साथ जाएं 1225 यूनिट रखने पड़ जाए तो 0.65 के मुताबिक आपको 8125 रुपये कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप 15000 यूनिट जो है वो कैरी करने पड़ जाए आपको तो 0.65 के मुताबिक आपको 9750 जो है वो अमाउंट पड़ेगी, कैरिंग कॉस्ट पड़ेगी। और अगर आप 17500 यूनिट रखने लग जाएं तो मल्टीप्लाई बाय 0.65 तो 11375 रुपये जो है ये आपको कैरिंग कॉस्ट भरनी पड़ेगी। यानी अगर आप 5000 ले रहे थे तो आपको सिर्फ 3250 रखना पड़ रहा था, ज़्यादा स्टॉक आप मेंटेन नहीं कर रहे थे। फिर उसने कहा भाई आप अपना लेवल ऑफ स्टॉक बढ़ाएं, कस्टमर आते हैं, लीन मैनेजमेंट में चीज़ें नहीं होती, तो आप जो है अपना स्टॉक जो है वो अपने पास सेव करना शुरू कर दें। जब सेव करेंगे तो कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ेगी, तो वो कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी जैसे जैसे आप ज़्यादा स्टॉक करेंगे। अब आप ये देखना चाहते हैं कि ये कॉस्ट बढ़ी कितनी है, हमें ये ऑप्शन अगर हम लेते हैं तो कितना इंक्रीज हुआ है। अब आप सबसे पहले देखते हैं मुझे कितनी कॉस्ट पड़ रही है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इसमें तो पहला ये 5000 को पहले मेंटेन कर रहे थे, आपने ये देखना 5000 से यहाँ तक जाने पर मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी, यानी 4875 में से 3250 निकाल दें तो मुझे एक्स्ट्रा कितनी कॉस्ट पड़ी। 4875 माइनस 3250, तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ी है 1625 रुपये इस केस में। जबकि अगर आप दूसरे की बात करें
तो उसमें आपको कितनी कॉस्ट पड़ी है 6500 माइनस 4875, उसमें भी आपको या 6500 में से पिछली कॉस्ट माइनस कर देंगे 4875, तो हमारे पास आ जाएगी 1625। अब उससे आगे हमें कितनी पड़ी है 8100 माइनस 6500, 8125 माइनस 6500, ये भी 1625 एक्स्ट्रा पड़ गई हमें। 9750 माइनस 6500 माइनस हो 8125, तो ये भी आपको 9750 माइनस 8125, ये भी आपको 1625 कॉस्ट पड़ी। 11375 माइनस 9750, तो आई थिंक ये भी 1625 ही होगी। 11375 माइनस 9750, तो ये एडिशनल इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो है वो आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हर इन्वेंट्री हर जो है 2500 इन्वेंट्री करने पे 1625 रुपये जो है इंक्रीमेंटल आपको बढ़ना पड़ रहा है। अब आप ये देखेंगे कि मुझे फायदा कितना हुआ है। एनुअल कॉस्ट मिनिमाइज, मेरी कितनी कॉस्ट मिनिमाइज हुई है। अब पहले आप जब 5000 यूनिट मेंटेन कर रहे थे आपको एनुअल कॉस्ट 26000 पड़ रही, ठीक है। अब ये 26000 से कम होकर 14 रह गई है, इसका मतलब है आपको रिडक्शन कितना हुआ 26000 माइनस 14, इसका मतलब आपको 12000 की बचत हुई। तो 12000 की जो बचत हुई है और 1625 है, बात समझ में आती है। उसके बाद क्या हुआ है, आगे 14000 आता था, उससे आगे 7000 है, तो अभी 7000 की बचत हुई है, तो ये इन्वेंट्री भी आप रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। उसके बाद 3000 कॉस्ट थी और इसका मतलब है 4000 कॉस्ट जो है बचत हो रही है, ये भी बात ठीक है। उसके बाद 3000 में से 1000 निकाल दें, इसका मतलब है 2000 की बचत हो रही है, फिर भी 1625 एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है और कॉस्ट में एनुअल जो है कॉस्ट मिनिमाइज 2000 हो रही है, ये भी बात ठीक है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो है कुछ भी यानी 1625 कॉस्ट आई है, 0 में से आपने 1000 में से माइनस कर दिया 0, तो आपकी जो बचत हो रही है वो 1000 हो रही है, लेकिन आपकी जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट बढ़ रही है वो 1625 है। इसका मतलब है ये बात ठीक नहीं है। इसका मतलब है यहाँ तक आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं जिसमें आपको कॉस्ट में जो है इजाफा, आपकी जो है कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा हो रही है और जो कैरिंग कॉस्ट एक्स्ट्रा पड़ रही है वो कम पड़ रही है। यहाँ तक आप स्टॉक मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करेंगे तो आपको कैरिंग कॉस्ट कम पड़ेगी, लेकिन जो दूसरी कॉस्ट रिडक्शन होगी वो आपको कम होगी, जबकि कैरिंग कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ जाएगी, आप लॉस में चले जाएंगे। इसलिए आप ये यहाँ तक इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते, आप 15000 तक जो है वो इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। तो ये हमारे जो है 3 क्वेश्चन थे जिसमें उसने बात की थी कि आप कहाँ तक जो है इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। इसमें हमने अपनी कॉस्ट और बेनिफिट का एनालिसिस किया। उसने कहा अगर आप ये इन्वेंट्री मेंटेन करें तो ये कॉस्ट में बचत मिल जाती है। पहली दफ़ा 26000 कॉस्ट थी तो वो 14 रह जाती है, तो बचत हुई 12। अगर 14 पड़े तो 7 रह जाती है, इसका मतलब है बचत हुई 7। अगर पहले 7 पड़ती है तो वो 3 रह जाती है, बचत हुई 4। अगर 3 होती है तो 1 रह जाती है, बचत हुई 2। अगर 1 होती है तो 0 रह जाती है, तो बचत हुई 1। ये आपकी बचत है कॉस्ट में। तो इसको इन्वेंट्री अगर ज़्यादा रखेंगे तो कैरिंग कॉस्ट कितनी पड़ेगी, तो कैरिंग कॉस्ट हमने कैलकुलेट की, पहले में 3250 थी, लेकिन अगर ज़्यादा मेंटेन करेंगे तो इतनी पड़ जाएगी। इसमें से ये बताया तो ये इंक्रीमेंट, इसमें से ये निकालेंगे तो ये इंक्रीमेंट, ये सारे इंक्रीमेंट है, ये बढ़ी है कॉस्ट। तो यहाँ पे ये कॉस्ट बढ़ी है, ये कम हुई है, ये फायदामंद है। ये बढ़ी है, ये कम हुई है, ये फायदामंद है। ये बढ़ी हुई है, ये कम हुई है, ये फायदामंद है। ये बढ़ी है, ये कम हुई है, ये फायदामंद है। लेकिन यहाँ पे ये बढ़ी है लेकिन ये कम हुई है, लेकिन ये नुकसानदेह है क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ज़्यादा जो है बढ़ गई है। तो इसका मतलब है हम तकरीबन 15000 तक जो है इन्वेंट्री मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह आपने इसके 3 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करने हैं। ये अब आपका ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास जो रिमेनिंग 5 क्लासेस हैं और हमारे पास रिमेनिंग 2 चैप्टर्स हैं। एक क्लास में हम 3 चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे, एक क्लास में हम रिमेनिंग लास्ट जो हमारा चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। जो रिमेनिंग 2 क्लासेस बचेंगी, टोटल 5 क्लासेस हमारे पास वीडियो है। यहाँ तक जो है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो है 2 चैप्टर के अलावा बाकी सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आपको हम प्रॉब्लम्स करवा देते हैं, इसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम होती हैं। कंप्यूटर
कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती हैं, वो सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम होती हैं, सेल्फ कंसंट्रेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटी छोटी 2-2 3-3, वो कोशिश करें इन प्रॉब्लम्स के अलावा उनको जब हम आपको थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ा देते हैं, न्यूमेरिकल पढ़ा देते हैं, तो वो चीज़ें आपको खुद करनी चाहिए, तो आप खुद उनकी प्रैक्टिस करें, तो ये आपका चैप्टर इंशाल्लाह मैक्सिमम हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।